4 सेक्शन है बेसिकली, 13 सबसेक्शन 1, 13 सबसेक्शन 2, 13 सबसेक्शन 3 एंड 13 सबसेक्शन 4। ठीक है, अब 13(1) में क्या दे रखा है, एक तो एग्जिस्टिंग लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो लॉ थे। ठीक है, 13(2) में क्या दे रखा है, फ्यूचर लॉज। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई भी लॉ, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है ना, जो भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या फंडामेंटल राइट को टेक अवे करता है। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे आ जाओ। Related to future law made after the commencement, after the constitution came into force, the state shall not make any law which takes away, abridges the right confirmed by the part 3, and if such law is made, it shall be void in extent to which it curtails any such right। ठीक है, तो ऐसा लॉ, चाहे वो पहले वाला लॉ हो, 13(1) में क्या था, लॉ एग्जिस्टिंग इन फोर्स ऑलरेडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, विच वर इन फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ही जो लॉ है। ठीक है, अ डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट ऑफ देयर वैलिडिटी हाउएवर विल बी नेसेसरी बिफोर दे कैन बी डिसरिगार्डेड and declares that pre-constitution law void to the extent to which they are inconsistent with the fundamental right। मतलब आर्टिकल 13 मैंने क्या बताया था, क्या है, एक आर्मर है, एक प्रोटेक्शन कवर है, किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, है ना। तो अब देखो ये दिख रहा है ना कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, कि कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो हम हमारे फंडामेंटल राइट को टेक अवे और अब्रिजेस मतलब, अब्रिज का मतलब छोटा करना, है ना, छोटा करना या कम करना। ठीक है, तो ऐसा कोई भी लॉ वैलिड नहीं माना जाएगा, ऐसा लॉ क्या माना जाएगा, वॉइड। क्या माना जाएगा, वॉइड। अब लॉ में क्या आता है, अब हम तो सुन रहे लॉ लॉ लॉ, पर लॉ है क्या, लॉ में क्या आता है। अब लॉ की डेफिनेशन देखो, एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज हैविंग द टेरिटरी इन इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ, ये लॉ की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें तुमको कहीं पे भी वो दिख रहा है क्या, लॉ मेड बाय स्टैच्यू और लेजिस्लेशंस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो क्या मतलब वो लॉ अगर कोई भी बनाओगे और वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करे तो चलेगा, नहीं चलेगा। देखो, इट इज क्लियर दैट द लाइक डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन आर्टिकल 12, द डेफिनेशन ऑफ लॉ इन आर्टिकल इज नॉट exhaustive, is that it does not speak of even laws made by the parliament and state legislature, ठीक है, which form the largest part of body of law। क्या इसमें ये वाले लॉ मेंशन है क्या, नहीं है, है ना, बिकॉज विद दिस नेचर ऑफ डेफिनेशन। अब क्योंकि ये डेफिनेशन दे दी इन्होंने लॉ की ना, तो बहुत सारे क्या आ गए, इश्यूज आ गए, बहुत सारे इश्यूज आ गए कि अब क्या तुम ये लॉ, तुमने ये वाली तो पार्ट इंक्लूड ही नहीं करा लॉ में, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या जजमेंट दिया। By this nature of definition, the issue came up before the Supreme Court as to whether a constitutional amendment by which fundamental right included in Part 3 is taken away or abridged is also law within the meaning of Article 13। ठीक है, अब एक मैंने तुमको कल बताया था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं, बताया था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन उठा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी फंडामेंटल राइट, अगर हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में से अमेंडमेंट कर दे, ठीक है, ये तो हमको फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दे रखे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे सपोज, तो हो सकता है हमारे फंडामेंटल राइट्स टेक अवे कर जाए या हमारे फंडामेंटल राइट्स अब्रिज्ड हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो क्वेश्चन आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो इस पे 3 केसेस थे, 3 केसेस थे इस पे बेसिकली। देखो, इस पे जो हिस्टोरिकल केस था, नोट डाउन, अभी देख
जिसमें आर्टिकल 13 का सबसेक्शन 4 आया, ठीक है, और एक केशवानंद भारती का केस आया जो बहुत हिस्टोरिकल केस था। केशवानंद भारती बहुत हिस्टोरिकल केस था, ठीक है। एक गोलकनाथ, इस केस को इम्पोर्टेंट मार्क कर दो, एक गोलकनाथ, एक केशवानंद भारती। अब पहले क्या था, लॉ की जो डेफिनेशन देख रहे हो तुम, जो लॉ की डेफिनेशन है, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस और ये सब, इस केस में जो शंकरी प्रसाद वाला केस था, इस वाले केस में लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रखा गया। मतलब ऐसे अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स को थोड़े बहुत मतलब चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। तो लॉ की डेफिनेशन में क्या रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, ठीक है। देखो, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द डेफिनेशन द इशू केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एज टू वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय विच फंडामेंटल राइट्स included in part 3 is taken away and abridged is also the law within the meaning of article 13, है ना। The court twice rejected that includes the constitution, but third time in famous गोलकनाथ case, ठीक है, दो बार तो भाई कोर्ट ने बोला कि लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा, ठीक है, पर गोलकनाथ केस की टाइम पे, ठीक है, कोर्ट ने क्या व्यू दिया, that it includes such an amendment and therefore even a constitution would be void to the extent it takes away or abridges any fundamental right, ठीक है। अब गोलकनाथ के केस में क्या बोला कोर्ट ने कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, जो ले लेता है, टेक्स अवे या अब्रिजेस द फंडामेंटल राइट, वो भी वॉइड होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन सुना दिया, ठीक है, अब मतलब हम ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। फिर अब लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट ने क्या किया, एक 24 अमेंडमेंट लेके आई। क्या लेके आई, 24 अमेंडमेंट इन 1971, जिसमें उन्होंने न्यू क्लॉज ऐड किया, ठीक है, न्यू क्लॉज ऐड किया 13 में, 13 का सबसेक्शन 4, that nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368, ठीक है। मतलब जो आर्टिकल 13 किसका पढ़ रहे हैं अपन, पार्ट 3 किसका पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 किसका है, पार्ट 3 में क्या पढ़ रहे हैं हम, फंडामेंटल राइट्स। क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। 12 में अपना वो 12 से चालू है, 12 से 35, ठीक है। 12 में क्या था, स्टेट की, एक्चुअली में ना मैं कैमरा ऑन करती हूँ जब मैं तुमको समझा रही हूँ ना, आई विल ऑन दिस, क्योंकि मेरे को वो हुआ लाइव तो तुम सामने देख लो, ठीक है, ठीक है, क्लियर होगा ना। मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रही हूँ, तुम वहां पे देख लो। अब देखो व्हाट यू आर रीडिंग, अब 12 में क्या पढ़ा अपन ने, स्टेट पढ़ा, ठीक है। 13 में हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ जो इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करते हैं, अब्रिज करते हैं, उनको क्या डिक्लेयर कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। क्या डिक्लेयर कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। अब लॉ की डेफिनेशन में क्या क्या था, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, बाय रूल्स और ये सब था। अब क्वेश्चन उठते जा रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा क्या लॉ की डेफिनेशन में, ठीक है। तो पहले जो दो केसेस थे, कौन से दो केसेस थे, शंकरी प्रसाद वाला, उसमें बोला भाई नहीं आएगा, ठीक है। फिर एक बहुत हिस्टोरिकल केस हुआ गोलकनाथ वाला। क्या, कौन सा केस हुआ, गोलकनाथ, उसमें बोला कि लॉ की डेफिनेशन में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी डाल देंगे। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा हुआ जो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर रहा है या अब्रिज कर रहा है, तो उसको भी वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल डिसीजन सुना दिया। फिर क्या हुआ, पार्लियामेंट ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ही कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आर्टिकल 13 में एक पॉइंट डाल दी, एक लाइन डाल दी, आर्टिकल 13 में एक लाइन डाल दी, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 360, नथिंग इन दिस आर्टिकल। अब इस आर्टिकल में ही तो लिखा हुआ है, ये इस आर्टिकल में तो लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग लॉ और ये वाला, कि कोई भी लॉ अगर वॉइड हुआ या कोई भी लॉ जिसने हमारे फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करा या अब्रिज करा, हम उनको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे,
तो पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो ओबे करना पड़ेगा, तो पार्लियामेंट को कुछ रास्ता निकालना, तो उसने क्या कर दिया, इस आर्टिकल को अमेंड कर दिया, इस आर्टिकल को अमेंड करके एक लाइन डाल दी कि इस आर्टिकल में जो भी लिखा हुआ है वो किस पे अप्लाई नहीं होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं अंदर आर्टिकल 3। नहीं समझ में आया? देखो अभी हम 13 के अंदर पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो ये देखो क्या पढ़ रहे हैं, तो मेरे को आदत है ऐसे पढ़ाने की, मेरे को कैमरा में आदत ही नहीं है। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल 13 मैंने क्या बताया, कवच है फंडामेंटल राइट्स का, है ना, वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो आर्टिकल 13 में बताया जाता है अगर कोई भी लॉ, एक तो 13(1) है और एक 13 सबसेक्शन 2 है। 13 सबसेक्शन 1 में कौन से, प्री एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लॉ था, ठीक है, और 13(2) में क्या है, फ्यूचर लॉ जो बनेंगे। तो प्री एग्जिस्टिंग लॉ जैसे एक आप एजुकेशन, एक लॉ था जो 1930 में बना था, एजुकेशन एक्ट था, ठीक है, उसके वेरियस 1930 का ये एक्ट था, ठीक है, इसमें वेरियस पॉलिसी थी, कैसे एडमिशन होगा, ये होगा, बस इसमें एक पॉलिसी थी कि हम ऐसे पर्टिकुलर रिलीजन वाले लोगों को नहीं एडमिशन देंगे, तो वो अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी हो गया ना। तो उस लॉ को, उस एक्ट को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, वॉइड। उस एक्ट को पूरा नहीं डिक्लेयर वॉइड करके जो उसका वो पार्ट था ना कि इस रिलीजन वालों को, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये पार्ट तो क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि वो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट था, ठीक है। 13(2) मतलब अब कोई भी फ्यूचर लॉ बनेगा वो ऐसा नहीं बनेगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करे या टेक अवे करे, ठीक है। अब फिर हमने क्या पढ़ा, अब लॉ 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 बोल तो रहे हो, पर लॉ की डेफिनेशन में क्या है वो तो बताओ। तो लॉ की डेफिनेशन में क्या आया, ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डर आया, बाय रूल आया, नोटिफिकेशन आया, कस्टम आया, यूसेज आया, ये सब आए, ठीक है, फोर्स ऑफ लॉ आया। एक क्वेश्चन उठा अब इसमें, अब लॉ की डेफिनेशन दे तो दी, अब इसमें स्टैच्यू और लेजिस्लेशन जा रहा, कोई भी लॉ नहीं है, जो पार्लियामेंट में मेन लॉ पास होते हैं वो तो नहीं है। पार्लियामेंट, आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है, थ्रू पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है, थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है, तो पार्लियामेंट का स्टैच्यू ही हो गया, तो वो नहीं है। अब इन्होंने पूछा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है वो लॉ में आएगा क्या, वो लॉ की डेफिनेशन में आएगा क्या, मतलब हम अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं जिससे कोई भी फंडामेंटल राइट ऑल्टर हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, तो क्या उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। तो बेसिकली तीन केसेस थे, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ और केशवानंद भारती। शंकरी प्रसाद के केस में कोर्ट ने बोला कि लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, तो तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते कि इसने हमारा फंडामेंटल राइट इंपैक्ट किया है XYZ, ठीक है। पर गोलकनाथ का केस जो हिस्टोरिकल केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा, मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को ऑल्टर कर रहा है, टेक अवे कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हो। तो पार्लियामेंट ने बोला कि ये तो पार्लियामेंट को सही नहीं लगा, तो पार्लियामेंट क्या करे, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, फॉलो तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एक लाइन डाली इसमें, कौन सी लाइन डाली कि 13 में जो लिखा हुआ है, ये जो 13 में लिखा हुआ है, जो 13 हमारा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये कुछ भी किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहे हैं अंडर आर्टिकल 368। समझ में आया अब। तो क्या लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा, हाँ नहीं आएगा, है ना, ठीक है, आया समझ, क्लियर हुआ मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। आर्टिकल 13 किस पे नहीं अप्लाई होगा, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। अब इसी पॉइंट से तीन चीजें निकली है, तीन डॉक्ट्रिन निकली है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिफ एंड वेवर। अभी तीन डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये मैं ना तुमको रिटर्न बाद में करा दूंगी सारा, है ना, और ये केस तुमको अभी आए, इन तीनों में ये केसेस आएंगे, जो केसेस के नाम लिखा है ना इन तीनों में कवर होंगे। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहता है, सेवरेबिलिटी भी बोलते हैं इसको, सेपरेबिलिटी भी बोल सकते हो, है ना।
अब इसमें क्या कहता है कि अब हमने क्या पूरा रामायण पढ़ा कि कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा हो, कम कर रहा हो, टेक अवे कर रहा हो, उसको एक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। बट एक चीज आई कि पूरे एक्ट को वॉइड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जो उसका पार्ट इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट, आप उसको वॉइड डिक्लेयर कर दो और उसको वैलिड पार्ट से अलग कर दो। जैसे मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया, एजुकेशन एक्ट 1930, है ना, लिखो एग्जांपल, इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में लिखो। एजुकेशन एक्ट 1930 का एक एग्जांपल दिया, ठीक है। उसमें बहुत सारे मतलब उसमें लिखा हुआ था कैसे एडमिशन होगा, ऑन विच ग्राउंड एडमिशन होगा, कितने साल के लिए होगा, कितनी। अब उसमें एक ऐसा लिखा हुआ था कि पर्टिकुलर रिलीजन को हम एडमिशन नहीं देंगे, पर्टिकुलर रिलीजन को हम एडमिशन नहीं देंगे। तो वो क्या इनकंसिस्टेंट है ना फंडामेंटल राइट से। कौन से पॉइंट, कौन से वाले राइट से इनकंसिस्टेंट है? राइट टू इक्वालिटी से। तो हम क्या पूरे एक्ट को ही वॉइड डिक्लेयर कर दे क्या? नहीं, हम पूरे एक्ट को वॉइड नहीं डिक्लेयर करेंगे, जो वो पार्ट है ना उसको वॉइड डिक्लेयर करेंगे। समझ में आया? तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये डॉक्ट्रिन में क्या कहता है, कोई एक्ट जो इनकंसिस्टेंट है, अगर उसके पार्ट को आप अलग कर सकते हो, है ना, वैलिड और इनवैलिड पार्ट को अलग कर सकते हो, और जो पार्ट वैलिड है उसको तुम कंटिन्यू कर सकते हो, तो ऐसा करोगे। पर कोई ऐसा एक्ट है जिसके पार्ट को जो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, अब अगर तुम उसके पार्ट को अलग करते हो, ठीक है, तो बाकी जो वैलिड पार्ट है ना उसको कोई मीनिंग नहीं बचता, उसका कोई मीनिंग नहीं बचता। तो तुम क्या करोगे, पूरे एक्ट को ही वॉइड डिक्लेयर कर दोगे। क्या कर दोगे? पूरे एक्ट को ही वॉइड डिक्लेयर कर दोगे। समझे ये दो कॉन्सेप्ट? समझे कि नहीं समझे? देखो दो सिचुएशन है, ये इससे रिलेटेड है ऊपर वाले से, ठीक है। ये सारी डॉक्ट्रिन ऊपर वाले चीजों से निकली है। इसमें बोला जा रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। सेपरेबिलिटी जो तुम्हें नाम से समझ में आ रहा होगा, जैसे हमने पहले पढ़ा, कोई लॉ या एक्ट जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, हम उस लॉ और एक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो अब इस डॉक्ट्रिन में क्या बोला जा रहा है कि पूरे एक्ट को वॉइड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, पूरे एक्ट को वॉइड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जो पार्ट इनकंसिस्टेंट है ना फंडामेंटल राइट से, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दो और एक वैलिड पार्ट बना लो। जो वैलिड पार्ट है उसको आप कंटिन्यू करो, ठीक है। फिर सेकंड, इसका एक सेकंड केस ये आता है, सपोज एक एक्ट है, उसका पार्ट इनकंसिस्टेंट है, हमने उसको अलग कर दिया, और जो वैलिड पार्ट है उसको अलग कर दिया, बट अब वो वैलिड पार्ट कोई मीनिंग नहीं बच रहा है, उस वैलिड पार्ट का कोई मीनिंग नहीं बच रहा है, वो लॉ नहीं बना पा रहा है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, पूरे के पूरे लॉ को क्या कर देंगे, वॉइड कर देंगे, पूरे के पूरे लॉ को वॉइड कर देंगे। समझ में आया? पढ़ते हैं। One thing to be noted in Article 13 is that it is not the entire law which is affected by the provision in Part 3, ठीक है। पूरा लॉ नहीं इफेक्ट होता है, ठीक है। But the law becomes invalid only to the extent which it is inconsistent with the fundamental rights. ये लाइन समझ में आई? समझ में आई? तुम्हारा नाम मेरे को वापस बताओ। हाँ, मोहित, सचिन, ठीक है। मोहित समझ में आया? हाँ, नहीं समझ में आया? देखो, one thing to be noted in Article 13 is that not the entire law which is affected by the provision of Part 3. जो मैं तुमको बोल रही हूँ कि पूरा लॉ जरूरी नहीं है Part 3 से affected हो, है ना? But the law becomes invalid to the extent which is inconsistent with the fundamental right. लॉ का उतना ही पार्ट इनवैलिड माना जाएगा जितना पार्ट फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है। आया समझ? जैसे मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था एजुकेशन
एक्ट वाला 1930 जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले था, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स लिखे हुए थे। एक उसमें पॉइंट था कि पर्टिकुलर रिलीजन वालों को एंट्री नहीं देंगे, तो वो गलत था ना, तो सिर्फ वही पार्ट हटाएंगे, पूरा एक्ट अपन इनवैलिड नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ वो पार्ट जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ उसको ही हटाएंगे। क्लियर? क्लियर? ठीक है। ठीक है, हो गया बंद। ठीक है, सो ओनली दैट पार्ट ऑफ लॉ विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड व्हिच इज इनकंसिस्टेंट एंड द रेस्ट ऑफ लॉ विल स्टैंड। ठीक है, बाकी का लॉ एज इट इज सेम रहेगा। However, on the point, a clarification have been made by the court that invalid part of law shall be served and declared invalid if really it is severable। ठीक है, जो मैंने तुमको सेकंड वाला पॉइंट बताया, ठीक है। अब अपन ने पार्ट तो अलग कर दिया, ठीक है, इनवैलिड पार्ट तो अलग कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो कुछ मीनिंग ही सर्व नहीं कर पाए, ठीक है। Is that if after separating the invalid part, the valid part is capable of giving effect to the legislature intent। ठीक है, अब अपन ने इनवैलिड पार्ट तो अलग कर दिया। अब जो ऐसा नहीं कि जो वैलिड पार्ट है, जो ऑब्जेक्ट से जिस बना था वो एक्ट, वो ऑब्जेक्ट सर्व ही नहीं कर पाए, वो जो लॉ है उसको ऑब्जेक्ट सर्व ही नहीं हो। जब ऐसा होगा, जब वैलिड पार्ट वो ऑब्जेक्ट नहीं सर्व कर पाएगा, तो अपन क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? पूरे लॉ को ही इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। क्लियर? दिस इज नोन एज रूल ऑफ सेवरेबिलिटी। क्लियरली समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है? The doctrine has been applied invariably to the cases where it has been found possible to separate the invalid part from the valid part of an act. Article 13 only says that any law which is inconsistent with the fundamental right is void to the extent of inconsistency. This has been interpreted to imply that it is not necessary to strike down the whole act as invalid। है ना, जरूरी नहीं हम पूरा का पूरा एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दे। अगर हम पार्ट्स को अलग कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंट पार्ट को और कंसिस्टेंट पार्ट को, और कंसिस्टेंट पार्ट जो ऑब्जेक्ट से वो लॉ बना था उसको सर्व करता है, तो हम उसको अलग कर देंगे, ठीक है। और हम पूरे एक्ट और लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है। इसका एक केस लॉ याद कर लो, A.K. गोपालन और वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। क्लियर? अब अदर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, इससे ही जुड़ा हुआ है सेवरेबिलिटी से, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि कोई एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है, फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है। कोई एग्जिस्टिंग लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब उसका कोई
इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब वो डेड नहीं होगा, वो डेड नहीं होगा, वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो जाएगी, फंडामेंटल राइट्स की छाव आ जाएगी। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, ग्रहण कहते हैं, है ना। तो वो इसका मीनिंग उस तरीके से है, अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो उसके ऊपर क्या आ जाती है, फंडामेंटल राइट्स की छाव आ जाती है, वो डेड नहीं माना जाता है, वो लॉ वो डेड नहीं मानता, वो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, इनऑपरेटिव। क्या होता है, इनऑपरेटिव हो जाता है। देखो अभी लाइन, another noteworthy thing in Article 13 is that though an existing law inconsistent with the fundamental right become inoperative from the date of commencement of constitution, yet it is not dead altogether। समझ में आया, कोई पहले वाला लॉ था, सब वो एग्जांपल लेके चलो, एजुकेशन एक्ट वाला, ठीक है। अब वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, ठीक है। अब कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। अब वो लॉ क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, तो अब वो इनऑपरेटिव हो गया, पर वो डेड नहीं हुआ है। जब तक उसके ऊपर फंडामेंटल राइट की छाव है वो इनकंसिस्टेंट है, इनऑपरेटिव है। The law made before the commencement of constitution remain eclipsed or dormant to the extent it come under the shadow of fundamental right। कितने तक डॉर्मेंट और एक्लिप्स रहते हैं, जितना फंडामेंटल राइट्स की शेडो में आता है। शेडो में मतलब जितना पार्ट फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, पूरा लॉ नहीं, जितना पार्ट फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है। पर अब क्या बोल रहा है, बट द एक्लिप्स और डॉर्मेंट पार्ट, जो एक्लिप्स पार्ट था, जो डॉर्मेंट पार्ट था, जो इनऑपरेटिव पार्ट था, बिकम्स एक्टिव एंड इफेक्टिव अगेंस्ट इफ द प्रोहिबिशन brought about by the fundamental right is removed by the amendment of the constitution। अब इसका मीनिंग समझाती हूँ। अभी अमेंडमेंट से प्रॉपर्टी एक्ट हटा दिया, ये राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था, ठीक है। सपोज कोई ऐसा एक्ट था, सपोज कोई ऐसा एक्ट आता, वो बोलता है यू डोंट हैव एनी राइट टू प्रॉपर्टी, तो उस एक्ट को अपन क्या करते, वो जो इनकंसिस्टेंट पार्ट था वो क्या हो जाता, वॉइड हो जाता। पर अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया, राइट टू प्रॉपर्टी हट गया, राइट टू प्रॉपर्टी हट गया। जब वो राइट टू प्रॉपर्टी हट गई तो जो एक्लिप्स पार्ट था, है ना, वो जिस पार्ट जो इनकंसिस्टेंट, उसके ऊपर फंडामेंटल राइट की छाव थी, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी हट गया, तो अब वो छाव भी हट गई। तो अब जो इनऑपरेटिव पार्ट था वापस क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव, वापस क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव। तो अब इस लाइन को पढ़ो, समझ में आएगा। बट द एक्लिप्स्ड और डॉर्मेंट पार्ट बिकम एक्टिव एंड इफेक्टिव अगेन इफ द प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ही होता है ना, कुछ मना करना, प्रोहिबिट हो गया ना, वो काम प्रोहिबिट हो गया। इफ प्रोहिबिशन ब्रॉट अबाउट बाय द फंडामेंटल, वो प्रोहिबिशन लाया कौन था, फंडामेंटल राइट लाया था, है ना, इज रिमूव। अब वो फंडामेंटल राइट इज रिमूव बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वापस जो वो लॉ है या वो लॉ का पार्ट है वापस ऑपरेटिव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। आया समझ क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स? क्लियर मोहित, सचिन क्लियर? ठीक है, इसका एक केस याद करो, ये किस केस में आया था, भिखाजी नारायण धक्रास। देखो केसेस जितने याद, जो मार्क करा रही हूँ वो तो याद करने ही है, ठीक है। अब सपोज तुम यहाँ आगे का भूल जाते हो, स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है, बट एटलीस्ट ये पार्ट तो याद रखने की पूरी तरीके से कोशिश करना, भिखाजी नारायण धक्रास, ठीक है। देखो, इन दिस केस वैलिडिटी ऑफ सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947 empowering the government to regulate, control and take up the entire motor transport business was challenged। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने किसी का पूरा मोटर बिजनेस क्या कर दिया, टेक ओवर कर दिया, तो वो कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया, हमारा फंडामेंटल राइट इससे तो इफेक्ट हो गया, ठीक है। The act was perfectly a valid piece of legislation at the time of enactment, but on the commencement of constitution, अब ये हुआ कब था, ये 1947 में। कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, 1950 में, है ना। बट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट द एग्जिस्टिंग लॉ बिकेम, अभी लॉ क्या बन गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। क्या, फ्रीडम टू कैरी ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना, राइट टू फ्रीडम में फ्रीडम टू कैरी ट्रेड में आ गया, उन्होंने इसके फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया, गवर्नमेंट ने उसका पूरा मोटर व्हीकल का टेक ओवर कर लिया, तो ठीक है, वो कोर्ट में चलेगा, इनकंसिस्टेंट हो गया।
तो ये एक्ट पूरा का पूरा मतलब जो इसका पार्ट है वो क्या होना चाहिए, इनवैलिड हो जाना चाहिए, है ना। टू रिमूव द infirmity, the constitution first amendment was passed which permitted creation by law of state monopoly in respect of motor transport business. The court held that the article by reason of its language could not read as having obliterated the entire operation of inconstitutional law, having wiped out altogether from the statute book. In case of pre-constitutional law और the statute was held, the doctrine of eclipse would apply and relevant part of judgment is, ठीक है। अब ये कोर्ट में गया, ठीक है, कोर्ट में आया तो कोर्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इसमें अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। अब कोर्ट ने क्या बोला, द ट्रू पोजीशन इज दैट द इम्पंच लॉ बिकेम as it were eclipsed for the time being by the fundamental right. The effect of constitution was to remove the shadow and to impart like free from. अब देखो पहले तो ये शेडो आ गया, फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अमेंडमेंट करा, फर्स्ट अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब उसमें उस अमेंडमेंट में क्या आया कि स्टेट को अथॉरिटी दे दी, वो किसी के ऊपर भी मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, ठीक है, किसी के ऊपर भी मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। अब वो फंडामेंटल राइट का इम्पैक्ट ही खत्म हो गया, उस फंडामेंटल राइट का इम्पैक्ट खत्म हो गया। तो फिर क्या हुआ, जब वो फंडामेंटल राइट का इम्पैक्ट खत्म हो गया तो जो शेडो बना हुआ था, जो शेडो था, वो कवर था, वो हट गया, ठीक है, फ्रॉम ऑल ब्लेमिश एंड इनफर्मिटी। ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फर्स्ट अमेंडमेंट में हुआ क्या था वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एक शेड्यूल 9 आया था। शेड्यूल 9 में क्या था कि कोई भी सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ जो बनते हैं, शेड्यूल 9 में अगर तुमने वो सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ को डाल दिया ना तो उसको कोई टच नहीं कर सकता, कोई जुडिशियल रिव्यू टच नहीं कर सकता, कोई भी केस उसके अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकता। ये था एक फर्स्ट अमेंडमेंट में जिसमें शेड्यूल 9 आया था, वो भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, वो आगे आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, क्लियर हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या कहते हैं, वेवर ऑफ राइट, मतलब अपने पास जो कोई राइट है अपन उसको वेव कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, है ना, कोई राइट है उसको वेव कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, पर क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फ्री विल पे होना चाहिए, मतलब तुमको किसी ने फोर्स नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, तुमने सोच समझ के छोड़ा होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड, तुमको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए कि अगर तुमने ये राइट वेव कर दिया तो तुम्हारे पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। बट ये केस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, फंडामेंटल राइट्स पे। ये किस केस में डिसाइड हुआ, बशेश्वर नाथ एंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पे, क्योंकि जो फंडामेंटल जो राइट है वो हमारा एक क्या है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। आज फंडामेंटल राइट क्या एक जने को देख के रखा गया है क्या, सारी सिटीजन ऑफ कंट्री को देख के रखा गया है ना फंडामेंटल राइट, उसमें मेजॉरिटी ऑफ व्यू का एक्सप्रेस है। कॉन्स्टिट्यूशन पे सबने साइन किया था ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था एक सिटीजन ने साइन किया था ना, तो वो फंडामेंटल राइट्स मेजॉरिटी व्यू से रखे गए हैं ना। तो क्या तुम ऐसे ही फंडामेंटल राइट को वेव कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या जुड़ा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट, क्या जुड़ा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट। तो डॉक्ट्रिन वाज डिस्कस्ड इन केस ऑफ Basheshwar Nath versus CIT, that is Commissioner of Income Tax, where the majority expresses view against the waiver of fundamental right, ठीक है। हम फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकते। It was held that it was not open to citizen to waive of the fundamental right, कोई भी सिटीजन अपना फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकता है। AIR तो मतलब केसेस के आगे लगता है, ठीक है ना, ये जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है। अब ये रूल कह सकते हो, ऑल इंडिया रूल के बेसिस पे, ठीक है। Any person aggrieved by the constitution of exercise of any dispute could be heard or complain against it, clear। वेवर का समझ में आ गया कि फंडामेंटल राइट्स को तुम वेव नहीं कर सकते हो। The article has been evoked in many cases, कौन सा आर्टिकल की बात हो रही है, आर्टिकल कौन सा पढ़ रहा अपन, 13। आर्टिकल हैव बीन evoked in many cases। अब एक और केस आता है, some of the important cases in observation are as under। अब इसमें क्या, सिंगल पर्सन लॉ,
सिंगल पर्सन लॉ मतलब एक पर्सन के लिए अलग सा लॉ क्या बन सकता है क्या? एक पर्सन के लिए अलग सा लॉ बन सकता है क्या? ये केस हुआ था चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, एक कंपनी थी, ठीक है, इसमें तो पहली बार पेटिशनर कौन था, एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ठीक है। इसमें एक कंपनी थी शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, ठीक है। अभी कंपनी क्या हो गई, इसमें ये डायरेक्टर खुद, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे वो खुद ही कंपनी चला रहे थे, मैनेज कर रहे थे, ठीक है। बट क्या हुआ, कुछ मिसमैनेजमेंट के कारण कंपनी लॉस में चली गई, कंपनी बंद हो गई, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग, गरीब लोग एम्प्लॉयड थे, तब उससे क्या हुआ, एक तो एसेंशियल कमोडिटी बनना बंद हो गई, है ना। देन बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑर्डिनेंस इशू करा, ठीक है। ऑर्डिनेंस मैंने तुम्हें बता रखा है ना क्या होता है, क्या बता रखा है मैंने तुमको फर्स्ट चैप्टर में। ऑर्डिनेंस कोई एक्ट बनने में टाइम लगता है ना, वो दोनों हाउसेज में प्लेस होता है, तो अगर कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है किसी चीज की तो पहले ऑर्डिनेंस पास हो जाता है, फिर एक्ट बनता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस इशू करा कि जो इसका मैनेजमेंट है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो सब हम देखेंगे, वो डायरेक्टर्स के हाथों में अब नहीं होगा, ठीक है। और जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे वो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे वो गवर्नमेंट अपॉइंट होगी, और जो शेयर होल्डर्स है उसके पास कोई भी नहीं, कोई राइट नहीं रहेंगे डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए या कोई भी प्रोसीडिंग्स आगे कैरी ऑन करने के लिए, ठीक है। तो पेटिशनर ने क्या किया, पेटिशनर यहाँ पे कौन था, पेटिशनर कौन था, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पेटिशनर कौन था, हाँ, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर था, वो तो चलो नाम है वो होगा, ठीक है। पर अभी एक जनरल में पेटिशनर कौन था, शेयर होल्डर था। तो शेयर होल्डर ने क्या किया, रिट पिटीशन फाइल करी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उसने क्या बोला कि आप हमारे लिए एक अलग सा लॉ कैसे बना सकते हो, क्योंकि दूसरी कंपनी और दूसरे शेयर होल्डर के पास राइट है डायरेक्टर अपॉइंट करने का और वाइंडिंग अप प्रोसीजर करने का, तो आपने हमारे लिए कैसे अलग सा लॉ बना दिया कि हमको डायरेक्टर अपॉइंट करने का कोई राइट नहीं होगा, वाइंडिंग प्रोसीजर करने का कोई राइट नहीं होगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट पे आई, किस जजमेंट पे आई, दैट डिसमिस द पेटिशन, उसकी पेटिशन क्या कर दी गई, डिसमिस कर दी गई, एंड हेल्ड द लेजिस्लेशन वैलिड, उस लेजिस्लेशन को, उस एक्ट को क्या, उस ऑर्डिनेंस को वायलेट माना गया, ठीक है। लेड डाउन दैट लॉ मे बी कॉन्स्टिट्यूशन इवन दो इट अप्लाइज टू अ सिंगल इंडिविजुअल if on account of some special circumstances or reason applicable to him only, है ना, and treated as class of himself। समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा अगर वो सिंगल इंडिविजुअल को भी अप्लाई करता है, पर कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, है ना, कुछ, और वो जो सिंगल इंडिविजुअल है वो एज अ कैसे ट्रीट हो रहा है, क्लास बाय हिमसेल्फ, वो एक शेयर होल्डर सारे शेयर होल्डर की क्लास को वो कर रहा है ना, ठीक है। However, in subsequent cases, the court explained the role of presumption laid down in Charanjit Lal case is not absolute, but would depend on the facts of each case। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंगल पर्सन लॉ हर केस में एप्लीकेबल होगा, हर केस में पहले फैक्ट्स देखे जाएंगे। इस केस में तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इम्पैक्ट कर रहा था और कमोडिटी को इम्पैक्ट कर रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया, क्या लॉ बनाया कि डायरेक्टर्स हम अपॉइंट, जो डायरेक्टर्स हैं वो हम अपॉइंट करेंगे और शेयर होल्डर्स कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे और वाइंडिंग प्रोसीजर में उनका कोई भी काम नहीं रहेगा। दिस इज नोन एज सिंगल पर्सन लॉ। समझ में आ गया। अब अपन आते हैं आर्टिकल 368 पे, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, है ना। अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किसमें दे रखा है? आर्टिकल 368 में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है अपन को इस आर्टिकल को। जो मेजर केसेस है, गोलकनाथ, केशवानंदा भारती वाला केस, सब इसमें मेंशन है, ठीक है। पढ़े एक बार। पहले तो आर्टिकल 368 होता क्या है, पहले ये बताओ मेरे को। आर्टिकल के थ्रू आता है, इसमें सारा प्रोसीजर मेंशन है, ठीक है। क्या क्या चीजें अमेंड हो सकती है, क्या क्या चीजें नहीं अमेंड हो सकती है, ठीक है, ये सब, और कैसे कैसे अमेंड हो सकती है, ये आर्टिकल में, ठीक है। अब एक पहले मैं ये तुमको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेन पार्ट इसका किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 13 से, है ना। आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ था? नथिंग इन दिस आर्टिकल विल बी एप्लीकेबल ऑन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन आर्टिकल 360। मतलब आर्टिकल 13 का कोई भी पार्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। 1951 the question have been raised about the scope of amending process contained in article 368 of the constitution. The basic question raised was whether the fundamental rights are amendable. The question whether the word law in clause 2 of article 13 includes amendment or not, or whether amendment in fundamental rights guaranteed by part 3 of the constitution is permissible under the procedure laid down in article 368 had come before Supreme Court in Shankari Prasad versus Union of India. इस सारी लाइन मैं तुमको पढ़ा चुकी हूँ, ऐसे बुक से नहीं, बोल के। कनेक्ट कर पा रहे हो? कनेक्ट कर रहे हो? देखो क्या लिखा हुआ है। 1951 पढ़ा चुकी हूँ, फर्स्ट अमेंडमेंट। Question have been raised about the scope of amending the process contained in Constitution, Article 368. Question raise हुआ, ठीक है, आर्टिकल 368 के ऊपर क्वेश्चन क्या रेज हुआ? क्या फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या रेज हुआ? जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में लॉ की डेफिनेशन है, क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन रेज हुआ। वेदर अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज परमिसिबल अंडर प्रोसीजर लेड डाउन इन आर्टिकल 368, है ना। क्या जो आर्टिकल 13 में फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में इसका जो अमेंडमेंट है, क्या वो आर्टिकल 368 में परमिसिबल है? ये सब क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ डिटेल में। अभी पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आगे कौन से केस में आया? शंकरी प्रसाद के केस में। कौन से केस में आया? शंकरी प्रसाद के केस में, ठीक है। वो कब आया? 1951 में। कब आया? अब देखो इसमें क्या बोला गया। The court held that the power to amend the constitution, amend the constitution, अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सब कुछ आएगा ना, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, was contained in article 368 and that the word law in article 13(2) did not include an amendment to the constitution. समझ में आया? आया समझ? कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है उसमें फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूड होगा, और लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं इंक्लूड होगा। आया क्लियर? Which was exercised by constituent and not legislative power, है ना। क्लियर? सचिन एंड मोहित, है ना। मोहित क्लियर? तो मतलब इस वाले केस में क्या आया कि लॉ की डेफिनेशन में, लॉ की डेफिनेशन में लॉ, एक मिनट में लिखती हूँ फिर बताना। लॉ डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज, क्या हो
does not include constitutional amendment, है ना? ठीक है, थोड़ा बड़ा करूं क्या? अब विजिबल है? तो इस केस में क्या दो चीजें डिसाइड हुई? लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स के भी अमेंडमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर लॉ की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाता तो अपन ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर पाते जिससे फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो रहे हैं, है ना? फिर वो केस कर अपन उसके अगेंस्ट केस कर सकते थे, और अब लॉ की डेफिनेशन में ही नहीं है तो हम केस नहीं कर सकते हैं। ये तो डिसाइड हुआ पहले वाले केस में, ठीक है। फिर अब हिस्टोरिकल केस गोलकनाथ वाला केस आया। गोलकनाथ वाले केस में सुप्रीम, ये पहला वाला जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का ही था। अब गोलकनाथ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही जजमेंट चेंज कर दिया, अपना ही जजमेंट चेंज कर दिया। उसने क्या बोला? लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा, लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा, ठीक है। देखो अब Supreme Court been holding that no part of our constitution was unamendable, that parliament might by passing a constitution amendment act in compliance with the requirement of article 368 amend any provision of the constitution including the fundamental rights and article 368 itself। ये तो पहले इसने डिसीजन दिया था, ठीक है। पार्लियामेंट किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, कैसे? जो प्रॉपर कंप्लायंस है रिक्वायरमेंट की, जो रिक्वायरमेंट्स आर्टिकल 368 में दे रखी है उसको प्रॉपरली कंप्लाई करके, और उसमें फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूड होते हैं। बट इन गोलकनाथ केस द मेजॉरिटी ओवर रूल द प्रीवियस डिसीजन। ये वाला डिसीजन मेजॉरिटी ने क्या कर दिया? ओवर रूल कर दिया, ठीक है। held that fundamental rights are outside the mandatory process if the amendment takes away or abridges any part of the right। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? फंडामेंटल राइट्स आर आउटसाइड द अमेंडेटरी प्रोसेस। अगर वो अमेंडमेंट क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे और अब्रिजेस, ठीक है। The majority in Golaknath rested its conclusion on the view that the power to amend the constitution was also a legislative power conferred by Article 245 of the Constitution. So the Constitutional Amendment Act was also a law within the purview of Article 13, subclause 2। ये गोलकनाथ केस का डिसीजन है। क्या डिसीजन है? कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर जो है वो क्या है? लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको भी लॉ माना जाएगा, किसके अंडर? आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 के अंडर। क्लॉज देखो कहीं पे इट्स नॉट ऑलवेज इट्स सब सेक्शन। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्लॉज, है ना, क्योंकि आर्टिकल है तो क्लॉज। अपन सेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं?
कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन है क्या, क्या है, आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स का क्या होगा, क्लॉज होगा, है ना, ठीक है। The majority in Golaknath case rested a conclusion or review that a power to was also a legislative power confirmed by the articles. So the Constitution Amendment Act was also a law under the preview of Article 13 subclause 2. ठीक है, ठीक है। ये केस आया कब था, एक बार फोटो ले लो। बड़ा करूं, मेरे को दो, मैं इधर क्लिक कर लेती हूँ। एक बार रुको, या तो पूरा लिखने दो फिर क्लिक करके दे दो, ठीक है, क्लियर। अब क्या, अब भाई पार्लियामेंट बोले ये क्या हो गया, कुछ नेसेसरी अमेंडमेंट्स तो करने पड़ते हैं जो फंडामेंटल राइट पे कभी ना कभी तो इम्पैक्ट करेगा, तभी तो प्रॉपर्टी राइट हटा ना। अगर ये लॉ, अगर ये वाला केस अभी तक एग्जिस्ट होता तो पार्लियामेंट कैसे अमेंड करती, कैसे वो राइट टू प्रॉपर्टी हटाती, राइट टू प्रॉपर्टी तो हटा ही नहीं सकती थी। तो क्या किया, पहले ये केस आया कब है, ये केस आया है गोलकनाथ केस, नहीं दे रखा, 1967 कब आया ये, 1967 में। तो अब to nullify the effect of Golaknath case, Parliament passed the Constitution 24 Amendment Act in 1971. अब क्या करें भाई, अब तो दिक्कत हो गई, तो अब क्या करा जाए। इसने क्या करा, पार्लियामेंट ने अमेंड ही कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेंड करके एक तो पॉइंट जो मैंने तुमको बताया था ना, एक पॉइंट डाल दिया आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 में, नथिंग इन दिस आर्टिकल विल अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368, ठीक है। अभी आया 1971 में, नहीं हाँ 24th अमेंडमेंट आया 1971 में, certain changes in Article 13 and Article 368 so as to assert the power of Parliament denied to amend the fundamental right. The constitutional validity of 24th Amendment was challenged in the case of Keshavanand Bharti and State of Kerala. The Supreme Court upheld the validity of 24th Constitutional Amendment, holding that Parliament, अब इस 24th Amendment, अब देखो 24th Amendment आया, तुमको मैंने एक वो क्लॉज बताया था 13 सब क्लॉज 4, ठीक है, नथिंग। अब क्या हुआ, वापस जो ये अमेंडमेंट था वो चैलेंज हुआ कोर्ट में, कौन से वाले केस में, केशवानंद भारती वाले केस में, इस वाले कोर्ट वापस चैलेंज हुआ। तब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बोला जो अमेंडमेंट हुआ है वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट can amend any part of the constitution including the fundamental rights. ये कब आया था केस, इसमें क्या आया था, एक वो लाइन अभी अपन कॉपी करेंगे। But the court made it clear that Parliament cannot alter the basic structure or framework of the Constitution. ये आएगा तुम्हारा शेड्यूल 9 से रिलेटेड,
बट कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है बिना कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़े, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को है ना. In Indira Gandhi and Raj Narayan, the applicant challenged the decision in Allahabad High Court to declare the election as invalid on the ground of correct practices. In the meantime, Parliament enacted the 39 withdrawing the control. ये अपन बाद में पढ़ेंगे. ये आता है तुम्हारा शेड्यूल 9 से रिलेटेड. ठीक है, ये पूरा शेड्यूल 9 से फिर रिलेटेड है. आर्टिकल 13 से रिलेटेड यहाँ तक था. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अभी एक अपन 24th अमेंडमेंट के लिए